अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम पावर एनालिसिस एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी टॉपिक को पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे पावर क्या है, पावर एनालिसिस का मतलब क्या होता है और पावर का एक स्टेट पर क्या असर होता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। First, we have the introduction. As a result of dismantling of empires, new states emerged, and there are about more than 200 states in the world at present. Every state is different from other in respect of size, area, shape, population, physiographic feature, etc. Similarly, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स इज पावर। दुनिया में एट प्रेजेंट जो है मोर देन 200 स्टेट्स है और मैंने स्टडी की, जितना मैंने स्टडी किया है तो दुनिया में 257 स्टेट्स जो है वो मौजूद है। ये जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स आजकल हम देखते हैं तो पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। ये कॉन्सेप्ट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के बाद आया है। उससे पहले जो है दुनिया में बड़ी बड़ी एम्पायर्स हुआ करती थी और ये एम्पायर्स जो है इनको मुख्तलिफ किंग्स या मोनार्क्स रूल करते थे। फिर जब जैसे जैसे वक्त के साथ ये एम्पायर्स ख़त्म होते गए और डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आया, फिर नेशन स्टेट आ गए, तो दुनिया में हमारे पास न्यू स्टेट्स आ गए, एम्पायर्स ख़त्म होती गई और स्टेट्स जो है वो इमर्ज हो गए और एट प्रेजेंट जो है दुनिया में 257 स्टेट्स मौजूद हैं। छोटे हैं, बड़े हैं, लेकिन 257 है। तो ये जो स्टेट्स है तो ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। इनका साइज़, एरिया, शेप, पॉपुलेशन और इनके जितने भी फिजिकल फीचर्स है तो ये वेरी करते हैं एक दूसरे से इन सारी चीज़ों में। इसी तरह से एक कॉन्सेप्ट पावर का भी है। ये स्टेट्स एक दूसरे से पावर में भी डिफरेंट होते हैं। कुछ स्टेट ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कुछ कम पावरफुल होते हैं। अब हम पावर को पढ़ते हैं कि पावर क्या है। पावर हैज़ बीन डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ वन एक्टर टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ अनदर एक्टर अगेंस्ट इट्स प्रेफरेंसेस विल। दिस में इन्वॉल्व इन्फ्लुएंस ऑफ अ स्टेट, अ नेशन और सम ग्रुप ऑफ पीपल टू एक्ट इन अ सर्टेन वे और परहैप्स टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्शन। पावर क्या है कि ये एक एबिलिटी होती है एक एक्टर की। अब एक्टर में हमारे पास कोई स्टेट भी आ सकता है, कोई एक बंदा भी आ सकता है, एक इंडिविजुअल भी आ सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल भी आ सकते हैं। तो एक एक्टर की ये एबिलिटी कि वो किसी दूसरे एक्टर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है उसकी मर्जी के अगेंस्ट, तो इसको कहा जाता है पावर। फॉर एग्जांपल, मैं किसी से कोई काम कराना चाहती हूँ और उसकी मर्जी नहीं है, वो विलिंग नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उससे करा रही हूँ वो काम, तो मेरी ये एबिलिटी कि उसकी मर्जी के बगैर मैं उससे कोई काम करा रही हूँ, तो इस एबिलिटी को कहा जाता है पावर। अब चूंकि हम पॉलिटिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और हमारा मेन कंसर्न जो है वो स्टेट के साथ होता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी में, तो हम पावर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे स्टेट पर। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि पावर एनालिसिस करेंगे, मींस हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो कि एक स्टेट को पावरफुल बनाती है। तो पावर एनालिसिस क्या है कि ये स्टडी करना कि क्या चीज़ें होती है जो कि एक स्टेट को पावरफुल बनाती है या स्टेट को की पावर को इन्हेंस करने में उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। अब हम वेरियस इंडिकेटर्स को पढ़ेंगे, वेरियस फैक्टर्स को पढ़ेंगे जो कि एक स्टेट को पावरफुल बनाती है और इन ही वेरियस इंडिकेटर्स या फैक्टर्स के स्टडी को इनको स्टडी करना, इसी को हम कहते हैं पावर एनालिसिस। इसमें फर्स्ट हमारे पास है ज्योग्राफी एंड टेरिटरी। किसी भी स्टेट के जो जियोग्राफिकल या टेरिटोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं तो वो उस स्टेट के पावर को डिटरमिन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी अगर हम देखना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं कि एक स्टेट कितना पावरफुल होता है, तो उसमें हम उसके जियोग्राफिकल और टेरिटोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। टेरिटोरियल या जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या चीज़ें आती है, इसमें इंक्लूड है किसी भी स्टेट के बाउंड्रीज, उसका क्लाइमेट के वो कैसा क्लाइमेट है, हॉट है, कोल्ड है, इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, यानी ये दुनिया में इसकी लोकेशन कहाँ पर है और इसकी लोकेशन की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। जैसे हम पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है तो वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसे रीजन में है जहाँ पर ये एशिया को, ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ और सेंट्रल एशियन स्टेट से फर्दर जो है हम यूरोप के साथ कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर चाइना है जो कि एक अभी राइजिंग पावर है, इंडिया है, तो इसकी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक ऐसे एरिया में है जो कि इंपॉर्टेंट प्लेसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। फिर उसके बाद है नेचर ऑफ द लैंड। यानी नेचर ऑफ द लैंड का मतलब है कि उसकी कैसी नेचर है, उसका सॉइल कैसा है, वहाँ पर माउंटेन्स है या वो कोई आइलैंड कंट्री है। फिर इसके वाटरवेज है कि इसके वाटर के साथ कोई कनेक्शन है, इसके सी रूट्स, इसके सी पोर्ट्स वगैरह हम देखते हैं, स्टडी करते हैं टेरिटोरियल कैरेक्टरिस्टिक में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं टेरिटोरियल कैरेक्टरिस्टिक्स ये स्टेट के पावर को इन्हेंस करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई माउंटेनियस कंट्री है जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहाड़ है तो ऐसे कंट्रीज़ को ओवरकम करना मुश्किल होता है, इन पर कंट्रोल करना, इनको डिफीट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अ प्लेन वन, जिसको एक प्लेन एरिया को हम इजीली कैप्चर कर सकते हैं, लेकिन एक माउंटेनियस कंट्री को कैप्चर करना मुश्किल होता है। इसके अलावा जो है अगर कोई कंट्री जो है इसकी लोकेशन ऐसी है कि वो दूसरी कंट्री से आइसोलेटेड है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको पावरफुल बनाने में। फॉर एग्जाम्पल, जो US आजकल सुपर पावर है तो ये सुपर
सुपर पावर स्टेटस जो इसने एक्वायर किया है, तो इसमें इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये जो बाकी दुनिया है इससे आइसोलेटेड है, ये एक आइलैंड कंट्री है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, तो जो कंट्रीज़ इस वॉर में इन्वॉल्व हुई थी, तो उनको काफ़ी ज़्यादा फिजिकल जो है डिस्ट्रक्शन हुआ था, फिजिकल और ह्यूमन भी थे। लेकिन इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो इनका फिजिकल स्ट्रक्चर है, तो ये जो है वॉर के डैमेजेस से और डिस्ट्रक्शन से महफूज रहा है। तो इसकी लोकेशन ने इसको बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा दिया है। देन वी हैव द साइज़ ऑफ अ स्टेट का जो साइज़ होता है, तो वो भी इसके पावर को इन्फ्लुएंस करता है। यूजुअली हम देखते हैं कि जो बिग कंट्रीज़ होती है, तो इंटरनेशनल अफेयर्स में उनका ग्रेटर वेटेज होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉल स्टेट्स। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक स्टेट स्मॉल होगा, उसका साइज स्मॉल होगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होंगे जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहाँ पर कोई नेचुरल रिसोर्सेज है, और इसकी एग्जाम्पल हमारे पास मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं। मिडिल ईस्ट में जो स्मॉल कंट्रीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा ऑयल रिच कंट्रीज़ है, वहाँ पर ऑयल बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो इसकी वजह से वो स्मॉल कंट्रीज़ जो है, इनकी इंटरनेशनल और रीजनल लेवल पर इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो लार्ज एरिया है, तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो सकते हैं। ये बहुत सारे लार्ज पॉपुलेशन को एकोमोडेट कर सकती है। ये जो है नेचुरल रिसोर्सेज भी सप्लाई कर सकती है, यानी वहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज भी हमें मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर लार्ज एरिया होगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। तो वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से क्या होगा कि स्टेट जो है वो एग्रीकल्चरली किसी दूसरे कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं होगा, वो अपने लोगों को जो है फूड प्रोवाइड कर सकता है इन ग्रेटर क्वांटिटी। इसके अलावा लार्ज एरिया अगर हमारे पास है, तो इससे हम वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं, फैक्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल बेस भी लगा सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली किसी भी स्टेट के उसकी पावर बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारे एक लार्ज एरिया के हो सकते हैं। लार्ज स्टेट को जो है, जिसकी लार्ज एरिया होता है, तो उसको डिफीट करना, उस पर हमला करना, उसको ओवरकम करना, ये भी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अ स्मॉल स्टेट। दुनिया में आजकल जो है चाइना है, इंडिया है, यूएसए है, तो ये ऐसी कंट्रीज़ है जिसकी लार्ज साइज़ है, इनका एरिया काफ़ी बड़ा है, और इसी लार्ज साइज़ की वजह से ये जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में भी या इंटरनेशनल अफेयर्स में भी इनका एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव रोल है। उसके बाद है पॉपुलेशन का मतलब होता है किसी भी स्टेट के इन्हेबिटेंट्स, वहाँ के लोग। जनरली ये एज्यूम किया जाता है कि जो पॉपुलेशन है, अगर वो किसी भी स्टेट की जो है उसका पावर है, यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो स्टेट पावरफुल होगा, लेकिन ये सही नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा या कम होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, जितना उसकी क्वालिटी से पड़ता है कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है। लोग एजुकेटेड हैं, अगर लोग एजुकेटेड है, उनमें टेक्निकल नो हाउ है और वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इंगेज है, तो फिर ऐसी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वो एक सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। और जो डेवलप कंट्रीज़ होती है, तो वहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन जो है वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है। लेकिन अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो पुअर है, वो इलिटरेट है, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लो है, और वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ज़्यादातर इन्वॉल्व है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, इनमें टेक्निकल नो हाउ है नहीं है, तो फिर ऐसी पॉपुलेशन अगर ज़्यादा होगी, तो फिर ये साइन ऑफ वीकनेस है। पॉपुलेशन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है एज़ कम्पेयर टू इट्स क्वांटिटी भी मैटर करती है, लेकिन क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो ज़्यादा लेबर होगा, जो मैन पावर है तो वो ज़्यादा होगा, लेकिन क्वालिटी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन क्वांटिटी। देन वी हैव द लोकेशन जो है ये अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है पावर का। इसके एडवांटेजेस भी है और इसके डिसएडवांटेजेस भी है। सिक्योरिटी किसी भी कंट्री की डिटरमाइन की जाती है बाय इस लोकेशन। अगर एक कंट्री है वो आइलैंड कंट्री है, फॉर एग्जांपल जैसे इंग्लैंड है और जापान है, तो वो आइलैंड कंट्रीज़ है, तो ऐसे कंट्रीज जो है वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं। इसी तरह से जो यूएसए है वो भी एक आइलैंड कंट्री है जो कि सेपरेटेड है फ्रॉम द यूरोप एंड एशिया, और इसी आइलैंड कंट्री या इसका जो लोकेशन है, तो इसने इसको ये फ़ायदा दिया कि ये आइसोलेटेड रहा बहुत टाइम तक बाकी दुनिया से, और ये जब आया सामने तो ये एज अ सुपर पावर आया 1945 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई। इसके अलावा एग्जांपल हमारे पास है बांग्लादेश की। बांग्लादेश जो कि पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था, तो बांग्लादेश की लोकेशन ऐसी थी कि वो हमसे दूर था, बीच में इंडियन टेरिटरी थी। तो ये लोकेशन की वजह से जो सेपरेशन ऑफ ढाका हुआ, जब 1970 में बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, तो इसकी एक वजह तो ये भी थी कि ये इसकी लोकेशन थी कि ये हमसे दूर था। तो लोकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये फॉरेन ट्रेड में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉरेन ट्रेड में किस तरह से कि अगर एक स्टेट है वो कोस्टल स्टेट है, इसकी वाटर के साथ कोई कनेक्टिविटी है, इसके पास सी पोर्ट्स है, तो वो इसके थ्रू इजीली जो है वो ट्रेड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अ लैंड लॉक कंट्रीज़। लैंड लॉक कंट्रीज़ जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होती है, क्योंकि उन्होंने दूसरे कंट्रीज़ को जो है क्रॉस करके
जाना होता है, जैसे अफ़गानिस्तान है और रशिया है जिनका सी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो ये दूसरे कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होती है और उनसे परमिशन इनको लेना पड़ता है। तो वो जो है वो इतने अच्छे जो है ट्रेड इन टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कोस्टल स्टेट्स की जो लोकेशन होती है वो ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो लोकेशन इस तरह से बहुत ज़्यादा जो है स्टेट को पावरफुल बनाने में और उसके पावर को इन्हेंस करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज जो है होते हैं ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जो कि किसी भी कंट्रीज़ में नेचुरली पाए जाते हैं और इनको गिफ्ट्स ऑफ नेचर भी कहा जाता है। इसमें जो चीज़ें इंक्लूड है तो वो है सॉइल है, वाटर है, फॉरेस्ट है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल है, ऑयल है, आयरन, कॉपर, गैस, कॉल, मिनरल एंड मेनी अदर एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। नेचुरल रिसोर्सेज भी जो है स्टेट के पावर को इन्हेंस करने में इनका सिग्निफिकेंट रोल होता है, लेकिन ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं तो ये खुद ब खुद जो है पावर क्रिएट नहीं करते। इसके लिए ज़रूरी है कि इनको की एक्सप्लॉयटेशन हो, यानी इनकी यूटिलाइजेशन हो। और इसकी यूटिलाइजेशन कैसे हो सकती है कि अगर हमारे पास कैपिटल है, सरमाया है, हमारे पास स्किल्ड लेबर है, टेक्निकल नो हाउ है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तभी हम इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं और तभी ये हमारे पावर को इन्हेंस कर सकता है। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है या अरब कंट्रीज़ है तो ये बहुत ज़्यादा ऑयल इनके पास है, लेकिन इनमें ये टेक्निकल नो हाउ इनमें नहीं है, इनमें स्किल्ड लेबर नहीं है, तो इसलिए वो फॉरेन एक्सपर्ट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। वो फॉरेन एक्सपर्ट्स इनके लिए एक्सप्लोरेशन करते हैं, इनकी रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करते हैं और बदले में इनसे काफ़ी बड़ा जो है शेयर भी लेते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज स्टेट को पावरफुल बनाती है, लेकिन इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन ज़रूरी है क्योंकि ये पावर खुद ब खुद क्रिएट नहीं कर सकती। देन वी हैव द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब है किसी भी कंट्री का जो नेशनल इनकम है तो वो कितना है, यानी अगर हमारा नेशनल इनकम ज़्यादा है, हमारा जीडीपी हाई है, जीएनपी हाई है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। तो जो कंट्रीज़ ज़्यादा इकोनॉमिकली डेवलप होती है तो वो ज़्यादा पावरफुल होती है और जिनकी इकोनॉमीज़ वीक होती है तो वो लेस पावरफुल होते हैं और वो दूसरी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट होते हैं। यूएसए जो है इसका कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है वर्ल्ड में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो ये क्यों है, बिकॉज वो ज़्यादा पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा है, उनकी अच्छी इकोनॉमी है, तो इस वजह से जो है वो ज़्यादा पावरफुल है। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो वेरियस फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज है, इंडस्ट्रीज है, फैक्ट्रीज है, टेक्निकल नो हाउ ऑफ द पॉपुलेशन है, टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस सिस्टम है। अगर ये सारी चीज़ें एक कंट्री में होगी तो वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो एक कंट्री पावरफुल होगा, वो अच्छे गुड्स को प्रोड्यूस करेगा, अच्छे सर्विसेज लोगों को देगा और एक कंट्री जो है वो अल्टीमेटली उसकी पावर भी इंक्रीज़ होगी। वो ना सिर्फ अपने कंट्री, अपने पीपल को वो सब कुछ अच्छी फैसिलिटीज़ देगा, अच्छे गुड्स एंड सर्विसेज देगा, बल्कि वो दूसरी कंट्रीज़ को भी इकोनॉमिकली जो है वो असिस्ट करेगा और इन टर्न जो है वो उनसे जो है अगर उनका कोई फ़ायदा है कहीं पर तो वो उनसे उसको फुलफ़िल करेंगे। इसके बाद है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन का मतलब है जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो कैसा है। कम्युनिकेशन का मतलब होता है फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो अगर ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा अच्छा है, हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो एक सोसाइटी है या कंट्री में है तो उसके जितने भी सेक्शंस है, पीपल है या एलिमेंट्स है, तो उन सारी चीज़ों को हम कनेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड हो जाते हैं। और ये जो गुड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है तो वो एक कंट्री को पावरफुल बनाता है। इससे जो है बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो कि हमारी इकोनॉमी, इससे हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होती है और अल्टीमेटली ये हमारे कंट्री को पावरफुल बनाता है। इसके अलावा प्रेस और मीडिया और जितने भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, अगर वो अच्छे होंगे, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी तो ये स्टेट को पावरफुल बना सकती है। देन वी हैव गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी स्टेट को पावरफुल बनाने में। किस तरह से कि अगर हमारी गवर्नमेंट अच्छी है, हमारी कंट्री में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, हमारे पास एफिशिएंट और ऑनेस्ट लीडर्स है, विजनरी लीडर्स है जो कि जिनका मकसद होता है अपनी कंट्री को पावरफुल बनाना, उसको इंटरनेशनल लेवल पर और रीजनल और नेशनल लेवल पर उसकी इंपॉर्टेंस, उसको एक हाई स्टेटस देना। तो अगर हमारे पास ऐसी लीडरशिप है और ऐसी गवर्नमेंट है तो ये ऐसी कंट्रीज़ जो है फिर वो पावरफुल होती है जहाँ पर जो अच्छी लीडरशिप होती है और जो गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, वो ट्रेंड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं। तो इससे एक स्टेट की पावर जो है वो मैक्सिमाइज होती है। अगर वो पावर ग्रैबिंग में नहीं है, वो करप्ट नहीं है,
वो इनएफिशिएंट नहीं है। उनका मकसद है स्टेट की तरक्की, स्टेट के लोग, उसके सिटीजन्स का वेलफेयर। अगर उनका मकसद है तो लोग अल्टीमेटली उनको सपोर्ट करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ को, उनके लॉज को मानेंगे और उनके एज ए गवर्नमेंट के पास जो है पॉपुलर सपोर्ट होता है। इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे कंट्रीज़ को कैसे प्रेजेंट करती है, यानी हमारे लीडर्स किस तरह से हमारे कंट्रीज़ को प्रेजेंट करते हैं, हमारी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, कितने अच्छे तरीके से जो है हम अपने नेशनल या इंटरनेशनल अफेयर्स को मैनेज करते हैं, अपने ताल्लुकात के से जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ हम अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर गवर्नमेंट अच्छे से कर सकती है और हमारे पास अच्छी गवर्नमेंट होगी जिसके पास पॉपुलर सपोर्ट होगा, तो ये स्टेट्स के पावर को मैक्सिमाइज़ करता है। इसके बाद है मिलिट्री स्ट्रेंथ। मिलिट्री स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि एक कंट्री की मिलिट्री कैसी है, कितनी पावरफुल मिलिट्री है। मिलिट्री के पास जो है अगर वेल इक्विप्ड है, उनको मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड वेपन्स उनके पास अवेलेबल हैं, उनको इस्तेमाल करना आता है, तो इससे एक कंट्री जो है वो उसकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होगी और वो एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी। ऐसी कंट्रीज़ जिनकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होती है तो वो ज़्यादा सिक्योर होते हैं, ज़्यादा पावरफुल होते हैं और दूसरी कंट्रीज़ उनसे डरती भी है। इसके बाद हमारे पास टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है किसी भी स्टेट के पावर को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल यूएसए ग्लोबल मास्टर है, तो ये क्यों है, वो सुपर पावर है, तो वो इसलिए क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा जापान है, जापान भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो भी एक स्टेट के पावर को इन्हेंस करने में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद है फॉरेन रिलेशंस। एट प्रेजेंट कोई भी स्टेट जो है वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, वो दूसरे स्टेट्स के साथ रिलेशंस डेवलप करता है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो कि एक्टिव पार्ट लेती है वर्ल्ड अफेयर्स में और दूसरी कंट्रीज़ के साथ वो अच्छे ताल्लुकात बनाती है, तो ऐसी कंट्रीज़ की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इंपॉर्टेंस होती है इंटरनेशनल लेवल पर और इनको पावरफुल कंसिडर किया जाता है। कितने अच्छे से हम रिलेशंस उन दूसरी कंट्रीज़ के साथ बनाते हैं, उनके साथ जो भी हमारे मसले होते हैं या प्रॉब्लम्स होती है हम उसको पीसफुली रिसॉल्व करते हैं, और हमारी डिप्लोमेसी कितनी अच्छी है, थ्रू पीस टॉक्स हम कैसे अपने मसलों को हल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक स्टेट की इंपॉर्टेंस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बढ़ाती है और ऐसे स्टेट्स जो है वो पावरफुल कंसिडर किए जाते हैं। तो इस को हम कंक्लूड इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम किसी भी स्टेट की पावर एनालिसिस करते हैं तो हम वेरियस फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, उसकी स्टडी करते हैं, जो कि एक स्टेट के पावर को इन्हेंस करती है और स्टेट के पावर को डिटर्मिन करती है। पावर जो है वो एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट नहीं है, पावर जो है वो चेंज होती रहती है विद द पैसेज ऑफ टाइम, और चेंजिंग टाइम के साथ जो है पावरफुल चेंज होती है और वेरियस फैक्टर्स होते हैं, चीज़ें होती है जो कि पावर के इन्हेंसमेंट में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है। और इसमें आता है कि किस तरह से वो अपने एक स्टेट अपने टेरिटरी को, अपने पॉपुलेशन पर उसका कंट्रोल है, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वहाँ पर सोसाइटी में इक्वालिटी है, जस्टिस है, लोगों को उनके बेसिक नीड्स और उसके राइट्स मिलते हैं, वहाँ पर कितनी अच्छी लीडरशिप है, वहाँ की पॉपुलेशन कैसी है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, उसका डिफेंस सिस्टम कैसा है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम पावर एनालिसिस में स्टडी करते हैं और इससे हमें अंदाज़ा होता है किसी भी स्टेट के पावर का। तो ये था आज का लेक्चर और आई होप कि आप लोगों ने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल दैट अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।